तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये है सेकंड वीडियो। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले हमारा पहला कोड लिखने से। सबसे पहले हम लोग जो प्रिंट करेंगे वो होगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आप लोगों को उसी सेम पैटर्न में अपना नाम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर कोड लिए हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। इस कोड का पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि इसमें आप लोगों को जो जो चीज लिखनी है उसका मतलब क्या है। तो पहले देखो, तो पहले तो हम लोग को एक हेडर फाइल लगानी है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये हैश इंक्लूड हम लोग लगाते हैं किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी सिंटैक्स है, तो आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को ग्रेटर देन और लेस देन का ये सिंबल जो आप लोग को पता होगा, इसके बीच में हम लोग को लिखना है stdio.h। ये एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std stands for standard input and output header file। डॉट एच मतलब हेडर फाइल। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल है। ये जैसे कि स्टैंडर्ड stdio.h एक हेडर फाइल है, ponyo.h एक हेडर फाइल है, stdlib एक हेडर फाइल है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब वो हम लोग के लिए आएगा आगे। ठीक है, उसके बाद एक मेन फंक्शन। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी आप लोगों का सी की लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, उसमें जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सबसे पहले प्रोग्राम चेक करता है कि आपका मेन फंक्शन कहाँ है, उसके बाद उसके अंदर जो चीज लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये सिंटैक्स है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग करली ब्रेसेस लगाए इसको ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। इन दोनों के बीच में ही हम लोग अपना पूरा कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले लगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये बॉडी है मेन फंक्शन की। प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ स्टैंड फॉर प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट एफ जो है, ये इसी हेडर फाइल के अंदर आता है, stdio.h के अंदर आता है। अगर आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे, इस कीवर्ड को यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड पहले से प्री डिफाइंड है इस हेडर फाइल के अंदर। जैसे कि रिटर्न हो गया, int हो गया, ये सब जो है इसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। तभी हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग यूज कर सके। ये हम लोग के लिए कोई पहले से बना कर गया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये int मेन आप लोग देख रहे हो, डेटा टाइप लगा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न रिटर्न टाइप लगा हुआ है int। अगर आप में int लगा हुआ है, int मतलब इंटीजर, तो आप लोगों को एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, वरना ये गलत हो जाएगा। और अगर int की जगह पे void लगा हुआ है, void मतलब खाली, तब आप लोग को ये रिटर्न जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये रिटर्न क्या कर रहा है? फिलहाल तो जीरो कर रहा है। जीरो मतलब फॉल्स। एक वन होता है और एक जीरो होता है। वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। फिलहाल आप लोग ये मान के चलो कि एक हम लोग जब भी int मेन लिखेंगे उसके बाद रिटर्न जीरो लगा देंगे। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड के बहुत सारे यूज होते हैं, हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे। पर एक सिंपल सा जो ये सिंटेक्स है और ये सिंपल सा जो ब्लॉक है, ये आप लोग देख लो और इसको ट्राई करो एग्जीक्यूट करने की। रिटर्न जीरो है वो टर्मिनेशन स्टेटमेंट होती है। ये इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुली प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको वीएस कोड में एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम लोग लिख देंगे इसको फर्स्ट, हम लोग इसको लिख देंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। देखो, मैंने हैश के बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ा। अब आप लोग कोड को अच्छा दिखाने के लिए छोड़ सकते हो, अगर आप लोग ऐसे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। अब हम लोग जाएंगे अपने मेन फंक्शन पे। वीएस कोड पे आप लोग अगर मेन लिखोगे तो ये आप लोग के लिए ऐसा एक मेन बनाकर देगा। ये मेन फंक्शन जो है, ये भी आपका रन करेगा, लेकिन ये जो कमांड लाइन वाला है। ठीक है, हम लोग अभी कमांड लाइन पर आगे बात करेंगे, पर अभी ये कमांड लाइन वाला है तो हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली लिख देंगे empty main। उसके बाद ब्रेसेस खोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं
अपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप लोग चाहे कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद रिटर्न जीरो स्टेटमेंट, इसको सेव करके अगर रन करोगे तो आप लोग को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। ठीक है, वो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना नाम प्रिंट करना है इसी तरीके से। तो क्या करना है, बिल्कुल कुछ हार्ड कुछ मुश्किल की वाली बात नहीं है। सिंपली आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप लोगों को बस प्रिंट स्टेटमेंट के प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो चीज लिख देना है एज ए टेक्स्ट, अगर आप लोग कुछ प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मान लो कि मेरा नाम प्रथम, नाम चलो है ही, तो मैं अपना नाम लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो प्रथम कुमार प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे प्रिंट कराना है अपना नाम को, तो मैं यहाँ पर INT यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर INT को हटा के वॉइड मेन लिख लूँ, वॉइड मतलब खाली, तो ये जो फंक्शन है जिसका नाम मेन है, ये अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, एम्प्टी है। तो अब आपका ये प्रोग्राम जो है ये भी इजिली रन कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रन कर गया। सबसे पहले कि यूजर से नाम कैसे लो, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन स्कैन फंक्शन। तो ये अगर आप लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, कोई भी वैल्यू कंपाइलर को दे रहे हो बाहर से, तो उसके लिए आप लोग स्कैन एफ लगाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंटीजर की बात करते हैं, INT नम। ठीक है, INT नम, हमने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया नम। अब हम लोग ये नम जो है, नम को हटाओ, एज ले लेते हैं INT एज। तो ये एज जो है अब हम लोग यूजर से पूछेंगे, ठीक है, कि आपकी एज क्या है, और उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे कि योर एज इज दिस। ठीक है, INT एज। अब हम लोग स्कैन एफ में लिखेंगे %d एंड एज। ठीक है, ये फॉर्मेट हुआ। क्या फॉर्मेट हुआ, देखो यहाँ पे लगेगा स्कैन एफ, और ये जो है डबल कोट्स के अंदर %d। ठीक है, तो ये %d जो होता है वो इंटीजर्स के लिए लगाया जाता है। और उसके बाद एंड यानी कि एड्रेस, इस एड्रेस पे हम लोग को ये वाले इस एड्रेस को एक्सेस करना है, और जो वैल्यू आप लोग यहाँ पर दे रहे हो उसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है। ठीक है, जैसे %d हो गया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो, देखिए इसकी वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो है हम लोग INT की बात कर रहे थे, INT इसकी रेंज है। INT की रेंज क्या है, माइनस ये जो वैल्यू है आप लोग पढ़ लेना, से पॉजिटिव सेम वैल्यू तक। इस बीच में अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो तो वो किस में आएगा, INT में आएगा। आप लोग को उसके लिए यहाँ पर INT लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। %d जो होता है वो INT का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है या प्रिंट करानी है तो आप लोग %d लगाओगे इंटीजर के केस में। हम लोग मोस्टली क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर देख लो, पहले हम लोग यूज करने वाले हैं इंटीजर को, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फ्लोट वैल्यूज को। फ्लोट वैल्यू का %f होता है और ये उसकी रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डबल को यूज करेंगे। परसेंटेज फ्लोट के लिए होता है %f, डबल के लिए होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर %lf। ठीक है, उसी के साथ ये सारे उसके साइज दिए हुए हैं। जैसे इंटीजर का साइज बाइट्स में कितना होता है, 4। ठीक है, लॉन्ग INT का भी 4 होता है, फ्लोट का 4 होता है, डबल का 8 होता है। ठीक है, कैर का साइंड कैर, अनसाइंड कैर, कैर का अनसाइंड कैर जो होता है 0 to 225 होता है, और इसका होता है %c। अनसाइंड कैर का भी सेम, इसका भी होता है %c। ठीक है, तो कैर को अभी हम लोग यूज करेंगे और इन सब चीजों का यूज करेंगे। तो आप लोग देख लो, ये जो 3 चीजें, इनको और कैर को और INT को, इनको आप लोग याद कर लेना। इनका INT और इनका परसेंटेज सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे %d लगाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे इसी एज को प्रिंट करने के लिए, जो हम लोग यूजर से लिए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ योर एज इज %d।
और यहाँ पे लिख देंगे एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। पहले तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज डाला योर एजेस, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज डी लगा के हमने एक कॉमा से सेपरेट किया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कि हमें क्या प्रिंट करना है। अगर आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज डी लिखोगे सिर्फ, तो ये कंपाइलर आप लोग से पूछेगा कि ये परसेंटेज डी पर मुझे कोई इंटीजर चाहिए उधर जिसको मैं प्रिंट करूं। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो डबल कोट्स के अंदर है ये एज इट इज प्रिंट होगी। सिर्फ परसेंटेज डी की जगह पे आप लोग का एज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज डी के लिए एज को कॉमा लगाकर स्पेसिफाई किया है कि हमें एज की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम वॉइड है, तो रिटर्न जीरो की जरूरत। एज यहाँ पे एंटर करूँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ तो ये लिखकर आ गया योर एज इज 20। अगर मैं फिर से आपको रन करके एक चीज दिखाऊं कि यहाँ पर देखो ये कुछ बोल नहीं रहा है, बस हमारा कर्सर खाली खाली पड़ा हुआ है। आप लोग को यहाँ पे कुछ टाइप करना है। इसके लिए क्या करोगे कि अगर आप लोग को प्रिंट करना है कि एंटर योर एज, आप लोग को एक मैसेज डालना पड़ेगा यहाँ पे एंटर योर एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैसेज भी आया है कि एंटर योर एज। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बन चुका है। तो अब आप लोग एंटर योर एज के आगे अपनी एज डालो, फिर एंटर दबाओ, तो फिर मैसेज लिखकर आ गया योर एज इज 20। सेम काम आप लोग भी करो। आप लोग सेम प्रोग्राम बनाओ एंटर योर एज और उसमें अपनी एज डालो और लिखो कि योर एज इज दिस। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में हो गया। अब ठीक है, तो हम लोग अपना हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर चुके हैं और इन सब के बारे में प्रिंटफ स्कैनर के बारे में भी जान चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल। अगला मॉड्यूल है कमेंट्स। मॉड्यूल 4 है कमेंट्स इन सी। तो पहले डेफिनेशन देख लो। द कमेंट्स इन सी आर ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन और नोट्स in the source code of a C program. These statement will not be executed in the program. तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को अपने कोड में कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ती हैं जो कि हम लोग ये चाहते हैं कि बस हमें एज अ प्रोग्रामर दिखाई दे, ना कि बाहर के यूजर्स को जो कि उस कोड को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये सेम प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कमेंट पहले से ही दिख रहा होगा। गेस करो कहाँ पे है। यहाँ लाइन नंबर 4 पे है, ये वाला। ये है एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो जब मैंने ये कमेंट किया इसको, ये वाली लाइन को, अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा नाम प्रिंट हुआ प्रथम कुमार, जो कि ये रहा लाइन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद से ये वाली चीज प्रिंट हुई। तो और अगर इसी सेम चीज को मैं कमेंट करके फिर से रन करता हूँ, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर जो होगा, सॉरी, तो यहाँ पर अब मेरा नाम प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम लोग को किसी अगर फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग अपने लिए कोई नोट लिख सकते हैं कि अगर हम लोग को ये फंक्शन क्यों डिफाइन हो रहा है, इस फंक्शन का यूज क्या है, या ऐसे ही कुछ भी हम लोग लाइन लिख सकते हैं जो कि इस कोड से रिलेटेड नहीं है, वो आपके कोड में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने डबल कोड लगाकर लिखा है, सिंगल लाइन कोड। डबल कोड्स जो होते हैं, सॉरी डबल कोड्स नहीं, डबल फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश आपको पता होगा, ये जो होते हैं ये यूज होते हैं सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि ये वाली लाइन नंबर 5 में आप लोग कुछ भी लिखो, कुछ भी, तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। ठीक है, इसको रन करके देखो तो वही आपका सेम प्रोग्राम रहेगा, आपको कोई भी चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। पर अगर आप लोग यही काम अगर दूसरी मल्टीपल लाइन करना चाहते हो, अगर आप लोग एंटर दबा कर अब अगर इधर कुछ भी लिखोगे तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी कोड।
देखो यहाँ पे एरर भी दे दे कि आप ये क्या लिख दिया, जो चीज मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि लिखा जाता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से। अब दूसरी चीज होती है मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट मतलब क्या कि अगर मैं कोई कमेंट यहाँ से 6 7 8 9 10 लाइन तक लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक पर। ठीक है, ये देखो, ये वीएस कोड दूसरा वाला एंड जो होता है इसका वो अपने आप सजेस्ट कर दिया था। तो ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप लोग कुछ भी लिखोगे तो वो जो है कमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। अब देखो ये था सिंगल लाइन कमेंट जो कि सिर्फ लाइन नंबर 5 में ही लिखने से होगा। ये था मल्टी लाइन कमेंट्स जो कि लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 10 तक मैंने लिखा वहां तक होगा। सिर्फ 10 तक ही नहीं, एंटर दबा के आप लोग कुछ भी लिखो तो ये उतना तक जाएगा। इसको अगर रन करके देखते हैं तो कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम आप लोग का यही वाली क्वेरी रन होगी। ठीक है, देखो यहाँ से ही रन हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट और इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिमिलरली आप लोग को नोट्स में भी दिख जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट को डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखा जाता है, जो कि ये इसे कहते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉर कमेंटिंग अ सिंगल लाइन। मल्टी लाइन कमेंट्स को सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड सिंगल एस्ट्रिक्स लिखा जाता है, एस्ट्रिक्स से। ठीक है, ऐसे करके फॉर कमेंटिंग मल्टीपल लाइन्स। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोग को लिखा हुआ है। सिमिलरली सेम एग्जाम्पल है, आप लोग अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन रहेगी। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो उसका आउटपुट जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक कमेंट है और वो कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। सिमिलरली इसमें भी एग्जीक्यूट होगा नहीं। इसमें एग्जीक्यूट क्यों हुआ? क्योंकि हमने और भी चीजें लिख रखी है। तो यहाँ पर हम लोग कमेंट्स का भी काम हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे मॉड्यूल 5 पे, जो कि है स्कोप्स। स्कोप रूल इन सी। स्कोप क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ो। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इन सी इज द ब्लॉक or the region in the program where a variable is declared, defined and used। ठीक है, अब उसका भी एक हम लोग फाइल बना देते हैं, scope.c। ठीक है, फंक्शन के बाहर ये जो मेन फंक्शन है जो लाइन नंबर 3 से 6 तक शुरू हो रहा है, इस ब्लॉक के बाहर कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। मान लो int एज इज इक्वल टू 20। मैं इस फंक्शन को ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, मतलब लाइन नंबर 2 पे डिफाइन कर दिया। अब जो कि अगर किसी भी फंक्शन में इंक्लूड नहीं है वो लाइन बन जाती है ग्लोबल वेरिएबल। तो अब अगर मैं इसको इस फंक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहूँ, इस फंक्शन में इस एज को यूज करना चाहूँ, तो मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ परसेंटेज डी एज, तो क्या होगा? मैंने इस फंक्शन में एज को डिफाइन नहीं किया था। मैंने int ऐसे int एज इज इक्वल टू 20 ऐसे मैंने नहीं लिखा इस फंक्शन में। तो क्या इसका क्या मतलब है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा? बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। क्यों? कि एज जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि आप लोग का हर प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम जो रहेगा आपका, आप इस एज को कहीं पर भी यूज कर सकते हो बिना डिफाइन किए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 20 जो है वो प्रिंट हो गया। इसलिए इसको बोला जाता है कि आप लोग का ये स्कोप है। स्कोप क्या है इसका? ग्लोबल है। इस वाले का स्कोप जो है, मैं आप लोग को लिख कर बताता हूँ। इसका जो स्कोप है, इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है? ग्लोबल। सिमिलरली अगर मान लो कि मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन अब यूजलेस हो गई।
देखो यहाँ पर अगर मैं हटा दिया तो ये बोल रहा है भाई एज क्या है, एज तो आपने वेरी नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग एज को डिक्लेयर कर देते हैं, 90 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे एज को डिक्लेयर कर दिया, अगली लाइन में उसको प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सपोज करो कि मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड फंक्शन। ये वॉइड फंक्शन टू क्या है, ये मैंने एक और फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। जैसे कि एक मेन फंक्शन होता है, हम लोग यहाँ पे अपने मर्जी के हजारों फंक्शन बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। अब अगर इस फंक्शन में मैं एज की वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ, एज इक्वल टू 30, ठीक है, तो ये पूछेगा कि एज जो है वो जो है अनडिफाइंड है, एज कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एज जो है वो एक फंक्शन में डिफाइन की गई है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बाहर एज को हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज है, एज क्या है, एज एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। इसमें जो स्कोप था एज का वो था ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर ये मैं कमेंट आउट कर दूं तो ये एज को फिर अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट, सॉरी, इसको मैं अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पर एज से इरर हट चुका है और इस फंक्शन में एज को अपडेट कर दिया गया। तो ये रूल है आपके ग्लोबल और वेरिएबल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल मतलब क्या, मतलब ये देखो एक एग्जांपल ऐसा ही लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल को इसमें डिफाइन किया गया मेन फंक्शन में और उसको प्रिंट प्रिंट कर दिया गया, तो यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन बनाया गया जहाँ पे हम लोग कोशिश किए कि इसी वैर को दोबारा से प्रिंट करने की, जो कि एक एरर देगा क्योंकि यहाँ पर भी डिफाइन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन में हम लोग वेरिएबल को यूज कर रहे हैं जो कि दूसरे फंक्शन में एज अ अपना लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ स्कोप, पहला क्या होता है ग्लोबल स्कोप, दूसरा होता है लोकल। ये वाला था ग्लोबल, जो कि हम लोग सब फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखते। जैसे कि हमने हेडर फाइल लगाई, जस्ट उसके नीचे हम लोग डिफाइन कर दिए int num इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया ग्लोबल। अब अगर हम लोग इसको किसी फंक्शन में नहीं लिखे हैं, मतलब ये हर फंक्शन में यूज हो सकता है बिना उसको डिक्लेयर किए, समझे। तो द ग्लोबल स्कोप रिफर टू द रीजन आउटसाइड ऑफ एनी ब्लॉक और फंक्शन। तो हमने ये किसी ब्लॉक या फंक्शन में नहीं लिखा, इसको फंक्शन बोलेंगे और ये जो दो ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको ब्लॉक बोलेंगे। जैसे कि ये बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन, इसी को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, जो कि दो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ गया दूसरा पॉइंट पढ़ो, ग्लोबल वेरिएबल कैन डिक्लेयर इन द ग्लोबल स्कोप आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल स्कोप, मतलब जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है इस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, समझे। ग्लोबल वेरिएबल आर विजिबल इन एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी पार्ट में हम लोग इस नम को अब यूज कर सकते हैं बिना डिक्लेयर किए। वही होता है किसी भी फंक्शन में, जैसे मेन फंक्शन है, ये फंक्शन टू है, इन सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास होता है लोकल स्कोप, नॉट सिमिलर टू, इसका उल्टा होता है। द लोकल स्कोप रिफर टू द रीजन इनसाइड अ ब्लॉक और फंक्शन। तो ये जो होता है किसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर डिफाइन किया गया, ठीक है। तो इसका स्कोप खाली इसी ब्लॉक के अंदर तक रहेगा, खाली इसी ब्लॉक के अंदर तक हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेस्टेड ब्लॉक का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना तो आपको दिखाते हैं। नेस्टेड ब्लॉक, नेस्टेड ब्लॉक मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। अगर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है तो अब अगर हम लोग इसको यहाँ पर प्रिंट करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग इस ब्लॉक के अंदर एज को प्रिंट कर रहे हैं जो कि हमारा एक लोकल वेरिएबल है, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सबको हटा दो, हम लोग लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एज है वो इस फंक्शन के लिए इस मेन फंक्शन के अंदर यूज हुआ है, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पर जो है
वो एक लोकल वेरिएबल की तरह यूज हुआ। बट अब अगर हमने एक और ब्लॉक लगा दिया, ये ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये एक और ब्लॉक है। अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एज है वो इस ब्लॉक के बाहर है। इस ब्लॉक के बाहर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, द ग्लोबल वेरिएबल्स को रिफर टू द रीजन आउटसाइड ऑफ एनी ब्लॉक और फंक्शन। इस ब्लॉक के बाहर ये एज लिखा हुआ है, मतलब इस वाले ब्लॉक के लिए ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। समझे, समझे कि नहीं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एज इज इक्वल टू 40 करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। सिमिलरली, ठीक है, तो पहले आउटपुट क्या रहेगा, पहले आउटपुट रहेगा आपका 20। उसके बाद हम लोग एज को अपडेट किए, फिर आ गया वैल्यू 40। तो दोस्तों VS कोड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए। सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिखी, जो जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था, वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। पहले जो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए ये वाला इंटीजर जो है एज, वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो पहले हमने प्रिंट किया एज की वैल्यू, जो कि यहाँ पे प्रिंट हुई 20। उसके बाद मैंने एज को किया अपडेट, अब एज जो है वो 40 हो चुकी है। फिर उसके बाद प्रिंट किया एज को, तो यहाँ पे 40 प्रिंट हुआ। दोनों साथ में प्रिंट हुआ है, क्योंकि एक बैक स्लैश एन लगाने की दिए हुई है। बैक स्लैश एन पर क्या करता है कि वो आपके लाइन को ब्रेक कर देता है। तो अब इसके बाद जो भी प्रिंट होगा, इस वाले परसेंटेज डी के बाद जो भी प्रिंट होगा, वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। तो ये परसेंटेज डी क्या है, ये वाला एज जो कि है 20। तो अब अगर इसके बाद कोई प्रिंट होगा, तो वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा 40, ऐसे करके। ठीक है, परसेंटेज बैक स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ये आप लोग को याद रखिएगा। तो ऐसे इस वाले ब्लॉक के लिए ये ग्लोबल था, इसलिए ये अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ लोकल स्कोप आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर ओनली विजिबल इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड, अनदर ब्लॉक्स नेस्टेड एंड अदर ब्लॉक्स नेस्टेड इनसाइड द ब्लॉक। इसका क्या मतलब, तो उसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब आपका ये हुआ कि लोकल वेरिएबल्स आर ओनली विजिबल इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड। इस वाले ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर ये डिक्लेयर्ड है। ठीक है, एंड अदर ब्लॉक नेस्टेड इनसाइड द ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर ये एक और नेस्टेड ब्लॉक है, इसके अंदर भी इस वाले वेरिएबल का स्कोप रहेगा। जैसे कि आप लोग इस प्रोग्राम में देख सकते हो, ये वाला प्रोग्राम जो है वो मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ी सी और क्लियर होगी। ठीक है, ये आप लोग का जो इंडेंटेशन है वो गड़बड़ हो गया। ये जो कंपाइलर हम लोग को बता रहा है कि ये जो एक आप लोग को डॉटेड सी लाइन दिख रही होगी, वो ब्लॉक्स को बता रहा है। ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है। टोटल 1 2 3 4 ब्लॉक्स यूज हुआ। पहला ब्लॉक तो खाली है, सिर्फ एक रिटर्न का स्टेटमेंट लगा हुआ है उसमें। दूसरे ब्लॉक में इंट x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20 है। फिर उसी ब्लॉक में उसके बाद एक और नया ब्लॉक लगाया गया, उसमें इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आप लोग आंसर बता दो, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, टेस्ट करना आप लोग। x की वैल्यू जो होगी वो होगी 10, y की वैल्यू जो होगी वो होगी 20। ठीक है, फिर उसके अंदर यहाँ पर देखो, उसके अंदर हमने एक और y लिया। यहाँ पे देखो इंट y इज इक्वल टू 40, ये नया y है। एक y ये, एक y ये है, इंट y इज इक्वल टू 40, x प्लस प्लस y प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट एफ x इज इक्वल टू दिस। प्लस प्लस का मतलब आप लोग को पता है, मैंने बता दिया है कि x की वैल्यू +1 से बढ़ेगी, y की वैल्यू +1 से बढ़ेगी। अब इसको प्रिंट कर रहे हैं, x की वैल्यू परसेंटेज डी, y की वैल्यू परसेंटेज डी, x और y। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी 10 थी पहले, इसी के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी ये जो x है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है इस वाले ब्लॉक के अंदर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स रहेगी 10, सॉरी 10 प्लस 1 11। यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ गई। और जो y की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 40,
41 क्यों होगी? क्योंकि हमने एक नया y यहाँ पे बना लिया जो कि इस वाले y को रिप्लेस करता है। तो पहले वैल्यू हुई 40, उसके बाद +1 से बढ़ गई, तो यहाँ पर उसका आंसर होगा 41। फिर इस ब्लॉक से बाहर आए, तो यहाँ पे देखो इस ब्लॉक से बाहर आए तो इस वाले ब्लॉक का स्कोप इस वाले ब्लॉक में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो y यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है वो इस वाले ब्लॉक के लिए होगा, लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 15 के लिए। ये इसका लोकल वेरिएबल, और ये जो है ये वाले ब्लॉक के अंदर आ रहा है, जिसके लिए ग्लोबल वेरिएबल ही यूज होगा, जो कि y की वैल्यू 20 ही यूज होगी। तो यहाँ पर अगर कमेंट करें इस वाली लाइन का आउटपुट क्या होगा, इसके लिए यूज होगा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। सही है कि नहीं? अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो पहला आया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, हमारा क्या आया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20। सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये x इज इक्वल टू 11, x इक्वल टू 41। ठीक है। फिर तीसरा x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 20। समझे? अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से ये वाला कोड रिपीट कर दे रहा हूँ। ये वाले ब्लॉक के अंदर हमने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया, x की वैल्यू को 10 डिफाइन किया, y की वैल्यू को 20 डिफाइन किया। तो ये वाले ब्लॉक के लिए ये बने लोकल वेरिएबल्स। पर अब इनसे एक आया नेस्टेड ब्लॉक, एक और ब्लॉक आया। फिर हमने इस वैल्यू को प्रिंट करा, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। अब ये इस ब्लॉक के अंदर जो है हम लोग के लिए ये एज ए ग्लोबल वेरिएबल एक्ट करेगा, जैसे कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के नोट्स में भी देखे थे। The global variable speaks to the region of outside or any block or function. Similarly हम लोग इसमें देखे थे local variables are only visible in the block they are declared and the other block nested inside that block. तो ये जो ब्लॉक है ये इस ब्लॉक के अंदर ही नेस्टेड होगा, तो इसमें इसका स्कोप एज इट इज रहेगा। तो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू इसके अंदर भी आएगी, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, एक नया y बनाया, int y इज इक्वल टू 40। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू को प्लस कर दिया 1 से, y की वैल्यू को प्लस कर दिया 1 से। आप लोग इसकी जगह पे x इज इक्वल टू x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू y प्लस 1 ऐसे भी। ठीक है। इन दोनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, x प्लस प्लस और x प्लस 1 का। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स को भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं आप लोगों के, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, अब जो है ये वैल्यू जो प्रिंट हो रही है यहाँ पे x को हमने डिक्लेयर नहीं किया, ये सेम x जो रहेगा वो ग्लोबल वाला रहेगा, पर y को हम लोग यहाँ पर नया y ले चुके हैं, तो ये वाला y यहाँ पर आएगा, ये वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर यूज हो रहा है और हमने इसके अंदर y की वैल्यू को अपडेट कर दिया है, और यहाँ पर भी y की वैल्यू अपडेट हो गई +1 से। तो पहले 40 हुई, फिर हो गई +1, पहले हो गई 40 प्लस 1, यहाँ पे y की वैल्यू 41 हो गई और x की वैल्यू हो गई 11। पर जब हम लोग इस वाले ब्लॉक से बाहर आए तो इस वाले वेरिएबल का इसके ब्लॉक के बाहर कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। ये वाला वैल्यू जो रहेगी वो कम्प्लीटली बेस्ड रहेगी इस वाले वेरिएबल्स के ऊपर, जो कि रहे ग्लोबल वेरिएबल इसके लिए। ठीक है। इसके लिए ये ग्लोबल वेरिएबल ही यूज करेगा और x की वैल्यू को एज इट इज 10 और y की वैल्यू को 20 प्रिंट कर देगा। सेम हम लोग का आंसर आ गया। आप लोग खुद से भी एक एक ब्लॉक बनाकर देखो तो आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा क्लियर हो गया, ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं। खैर अगला टॉपिक है नहीं, यही टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग आज की वीडियो में कवर किए हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और एक बार जरूर से इसको आप लोग कंपाइल करके देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इस प्रोग्राम्स को रन करके देखिएगा। तो इसमें दिया हुआ उसको भी देखिए और अपने मन से भी रन कीजिए, तो आप लोग को टॉपिक पे अच्छा हाथ आपका बैठ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।